जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए मोस्ट रेलेवेंट है उन्हें कवर करेंगे। तो उसी सीरीज में पहला जो हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री से देखिए बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। 1/5 वेटेज आप कह सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के पेपर में होती है। सेम गोज फॉर सीडीएस और बाकी सारे एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा वेटेज है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट स्टैटिक है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे सोर्सेज फॉलो करने के बाद भी हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं और ये रियलिटी है। इवन 50 to 60% क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर ले जाएं, खास करके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट मानी जाती है। इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसे एनालाइज करते हुए हम इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज को कवर करेंगे। और सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के करेंगे चैप्टर वाइज। और इसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, तो जो सभी फॉलो करते हैं सोर्स वही रहेगा, बस पढ़ने का तरीका हमारा डिफरेंट रहेगा। और इस वीडियो के एंड में ये आपको रियलाइज हो जाएगा। बस एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम फॉलो करी होगी या फिर बहुत लोग एनसीईआरटीज भी कवर करते हैं। तो भले ही आपने एनसीईआरटीज कवर करा हो या स्पेक्ट्रम कवर करा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरीके का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बस आपको एक काम करना है, हर क्वेश्चन के साथ वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, इसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन में आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम सबसे लेटेस्ट सवाल से शुरुआत करेंगे। ये सिविल सर्विसेज 2023 का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि मेडिवल गुजरात के किस रूलर ने दीव को सरेंडर कर दिया पोर्टुगीज को। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, अहमद शाह, मोहम्मद बेगारा, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। अब देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि मेडिवल गुजरात के किस रूलर ने दीव जो है ये पोर्टुगीज को सरेंडर कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो इसके सोर्सेज क्या रहेंगे। तो ये चीज़ स्पेक्ट्रम में है। इसके अलावा देखिए, मैं स्पेक्ट्रम कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं केवल स्पेक्ट्रम ही आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे किताब है सिविल सर्विसेज के लिए। इस पर मैंने बुक लिस्ट पर अलग से चर्चा भी करी है। आप किसी को भी फॉलो करेंगे ऑलमोस्ट आपको ये फैक्ट देखने को मिलेगा। बट ये चीज़ अगर आप डायरेक्टली पढ़ेंगे फैक्ट के रूप में और याद रखेंगे तो दिक्कतें आएंगी। जब एक बार आप इसके पीछे की स्टोरी को समझ लेंगे कि ये इवेंट क्यों हुआ, या पोर्टुगीज ने और कौन कौन सी जगहों को सरेंडर करवाया रूलर्स के थ्रू, या और कौन कौन से टसल्स देखने को मिले रूलर्स के साथ, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो ये एक जो वीडियो सीरीज है इसका एक माध्यम यह भी रहेगा कि हम ट्रेंड एनालिसिस को भी समझें। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड भटकाल फ्रॉम श्री कृष्णदेव राय। तो अब ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है। अब आपको क्या नहीं लगता कि जो रूलर्स के टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किए गए, कुछ पोर्टुगीज के द्वारा, कुछ फ्रेंच के द्वारा, उन पे सवाल पूछे जाने के चांसेस है। अब यही नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं तो सिविल सर्विस में पहले भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला सवाल देखिए, पोंडिचेरी यानी पुडुचेरी के बारे में पूछा गया था कि फर्स्ट यूरोपियन पावर पोर्टुगीज थी, सेकंड जिन्होंने पुडुचेरी को ऑक्यूपाई किया वो कौन थे, फ्रेंच थे, और इसके बाद ये कहा गया इंग्लिश ने कभी पोंडिचेरी को ऑक्यूपाई नहीं किया। ये सवाल कब का है, सिविल सर्विसेज 2010 का। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं तो हमें, आपको नहीं लगता फिर हमें इसके साथ ये चीज़ें भी कवर करनी चाहिए कि पोंडिचेरी पे कौन कौन से रूलिंग डायनेस्टीज या कौन कौन से जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उन्होंने कब्जा किया, या बाकी सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को हमें कवर करना पड़ेगा। चलिए, अब ये तो हो गई ट्रेंड एनालिसिस की बात। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तभी आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाएगी। पहला सवाल क्या है कि सूतानूती में किन्होंने एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करा, और 3 विलेजेस की यहाँ बात की जा रही है, सूतानूती की, कोलकाता की और गोविंदपुर की। ये जो 3 जो विलेजेस हैं, इन विलेजेस को आगे चल के ये कलकत्ता के रूप में डेवलप होते हैं और यहीं पे फोर्ट विलियम बिल्ड किया गया था। तो किन्होंने फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है जॉब चार्नोक, कैप्टन हॉकिंस, फ्रांसिस डे या सर टॉमस रो। देखिए, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, जॉब चार्नोक। तो इसके पीछे की स्टोरी समझ ली, आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जो इंग्लिश है वो चाह ही रहे थे अलग अलग जगहों में फैक्ट्री स्टेब्लिश करना, तो ये पहुंचते हैं बंगाल में। बंगाल में उस टाइम पे जो गवर्नर होते हैं उनका नाम होता है शाह सूजा।
शाह शुजा होता है और ये जो है 1651 में। देखिए ईयर आपको ध्यान नहीं रखना, बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो 1651 की हम बात कर रहे हैं। जो बंगाल के गवर्नर होते हैं शाह शुजा, ये परमिशन दे देते हैं इंग्लिश को कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्यों? डेफिनेटली इनका भी कुछ मोटिव रहा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये मोटिव रहता है कि ईयरली पेमेंट की बात की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ईयरली पेमेंट दिया जा रहा था बंगाल के गवर्नर को, वो भी खुश और ये लोग भी ट्रेडिंग कर रहे थे। बट यहाँ पे बात क्या सामने निकल करके आती है, आप ध्यान से अगर इस बात को समझें कि जहाँ पर भी फैक्ट्रीज खोली जा रही थी, भले ही वो यूरोपियन थे या भले ही वो कोई भी यूरोपियन पावर थे, पोर्टुगीज थी या इंग्लिश थी, वो हमेशा एक बात पे फोकस करते थे, वो थी फोर्टिफिकेशन, जिसे किलेबंदी कहते हैं। बिकॉज तभी उन्हें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी फील होती थी फोर्टिफिकेशन के बाद। तो यही चीज़ बंगाल वाले रीजन में भी इन्होंने शुरू करा। बट हुआ ये कि ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और एट द एंड जो है वो, और भी डेफिनेटली बहुत सारे रीजन्स रहते हैं इसके पीछे टसल के। तो एट द एंड क्या होता है कि मुगल आर्मी रेडेड दिस फैक्ट्री, और इसके बाद क्या होता है, फाइनली जो है ये बहुत सारे नेगोशिएशंस करते हैं जॉब चार्नोक, और इन्हें ये 3 रीजन्स मिल जाती हैं, और ये रीजन्स आगे चल के फोर्ट विलियम सबसे पहले ये तो स्थापित करते हैं, कोलकाता में डेवलप होती है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, जॉब चार्नोक। अगला सवाल देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो कुछ सवाल हम प्रीवियस ईयर के करेंगे और कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पौंडीचेरी के रेस्पेक्ट में हमें बताना है, तो वही सवाल है। पहला ये कि फर्स्ट जो यूरोपियन पावर है ये पोर्टुगीज है, सेकंड जो है ये फ्रेंच थी, और इंग्लिश ने कभी ऑक्यूपाइड नहीं करा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए है, यानी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात हमें पता है कि फर्स्ट यूरोपियन पावर कौन होती हैं? पोर्टुगीज होती हैं, जो भारत में आती हैं ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। पोर्टुगीज अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोलती हैं? इनकी पहली फैक्ट्री होती है, देखिए एक एक जो मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूँ उन्हें आपको नोट कर लेना है, और क्योंकि यही जो सवाल है ये घूम फिर करके हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पहली फैक्ट्री जो है ये कालीकट में खोली गई थी या कोचीन में। तो इसका जो सही आंसर है वो कालीकट है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री की। देखिए फोर्ट की बात की जाएगी, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मतलब क्या है कि एक जगह स्थापित कर दी गई जहां से ट्रेडिंग होगी। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्टिफिकेशन किया ही गया होगा। तो इस वजह से इसका आंसर कालीकट है, और कालीकट में ही 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचते हैं। ठीक है, 1498 में कहाँ पे? कालीकट में उतरते हैं। तो यहाँ से आप इसे रिलेट करके डेफिनेटली याद रख सकते हैं। बट जब अगर हमसे फर्स्ट पोर्ट पूछ दिया जाए, फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट कौन सा था, तब जो है आंसर कोचीन होगा। ठीक है, बट आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि जनरली वो जो है फोर्ट नहीं पूछते हैं बल्कि फैक्ट्री ही पूछते हैं। ये बात है। आगे बढ़ते हैं। तो पोर्टुगीज के बाद सेकेंड यूरोपियन पावर कौन आती है? तो डच आती है। डच के साथ राइवलरी भी होती है काफ़ी सारी पोर्टुगीज की, ये भी हम देखेंगे वन बाय वन। इसके बाद हम अगर बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये ट्रेडिंग सेंटर कब ओपन करती हैं? पौंडीचेरी में 1674 में, और इसके बाद जो है मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेंच सेटलमेंट बन जाता है पौंडीचेरी। बट आगे आपको ये भी समझना है कि फ्रेंच को कॉन्टिन्यूसली ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है डच से और इंग्लिश से। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार सेटलमेंट स्थापित कर ली तो इन्हें कोई दिक्कतें नहीं आई, बहुत सारे वॉर्स भी होते हैं। इवन हम देखेंगे कि कुछ टाइम के लिए जो पौंडीचेरी है ये कैप्चर कर लिया जाता है डच के द्वारा, ओके, और लेकिन फिर अगेन जो है ये वापस से पौंडीचेरी को रिगेन कर लेते हैं 1699 में। बट आगे और भी स्टोरी है। 1761 में अगेन ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी को। तो एक बार तो डच ने कैप्चर करा, दूसरी बार जो है अगेन यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करा, और लेकिन अगेन जो है फिर इन्हें फ्रांस को ही, यानी फ्रेंच टेरिटरी के रूप में ही मिल जाती है। किस ट्रीटी के तहत? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत। ये ट्रीटी आपको ध्यान रखना है, नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। कब होता है? 1763 में। अब ये सवाल बहुत ही आसान है। फर्स्ट बिल्कुल सही है, हमने देखा। सेकंड जो है ये बात गलत है, क्योंकि हमें पता है जो सेकंड यूरोपियन पावर आती है वो फ्रेंच नहीं बल्कि डच होती है। डच जो है वो यहाँ पे जो पौंडीचेरी है इसे ऑक्यूपाई कर लेती है, बट अगेन ये फ्रेंच के पास चला ही जाता है। बट हम देखते हैं आगे चल के काफ़ी टाइम बाद जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लिश है, वो वापस से कैप्चर करते हैं किसे? पौंडीचेरी को। बट अगेन ये फ्रेंच के हाथों में ही पहुंच जाती है। कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, आप सिंपल इतना भी ध्यान रखेंगे कि सेकेंड जो ये फ्रेंच नहीं डच होती है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारा यहाँ पे पावर ऑफ एक्सचेंज भी देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है और बैटल वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ गया है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट करना है। बैटल ऑफ अडियार के बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला ये कि ब्रिटिशर्स और महफूज खान के बीच ये हुआ, जो कि नवाब अनवरुद्दीन के रिप्रेजेंटेटिव थे। दूसरा ये कि ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल के तहत मद्रास रिस्टोर्ड कर दिया गया फ्रेंच को और लुइसबर्ग जो है ये इंग्लिश को दे दिया गया। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें बैटल ऑफ अडियार की, तो ये जो बैटल ऑफ अडियार है ये कब होता है? 1746 में होता है। किनके बीच? तो फ्रेंच और महफूज खान के बीच ये होता है। और एक्स ला चैपेल के तहत क्या होता है? तो जो मद्रास है ये इंग्लिश को दे दिया जाता है, यानी ब्रिटिशर्स को, और जो लुइसबर्ग है ये फ्रांस को दे दिया जाता है। इसमें इंटरचेंज है स्टेटमेंट में। यहाँ पे कह दिया गया मद्रास स्टोर टू फ्रेंच, ये गलत है। मद्रास जो है ये इंग्लिश को स्टोर कर दिया जाता है, जबकि जो लुइसबर्ग है ये इंग्लिश को नहीं बल्कि फ्रेंच को मिल जाती है अंडर द टेरिटरी ऑफ एक्सला चैपेल। ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, बहुत बार पूछा गया है एक्सला चैपेल के बारे में। हम बात कर रहे हैं कार्नेटिक वॉर्स की, हम डिस्कस करेंगे कार्नेटिक वॉर को वन बाय वन। फिलहाल हम बैटल ऑफ अडियार की बात कर रहे हैं। ईयर कौन सा है? 1746। देखिए, इन चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में भी। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे पढ़ेंगे डेफिनेटली ये ईयर वाली चीज़ें जो है ये याद रहती नहीं है लंबे समय तक, जब तक कि आप इनका रिवीजन ना करें प्रॉपर। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, वीकली, संडे के दिन या फिर जैसा भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग रिविज़न ज़रूर करें। तो ब्रिटिशर्स की कोई बात नहीं, यहाँ पे फ्रेंच होगा और ये इंटरचेंज है तो ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नाइदर वन नोर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट्स आपको दिए गए और आपको आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो बैटल ऑफ वोंडीवॉस है ये इंग्लिश और डच के बीच हुआ 1760 में। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इंग्लिश जो है ये बेडली डिफीट होते हैं फ्रेंच के द्वारा इस बैटल में। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके डिस्कशन की, तो जो बैटल ऑफ वोंडीवॉस है ये 1760 में तो होता है, बट ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच होता है और जिसमें इंग्लिश जीतते हैं डेफिनेटली। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बनेगा? कह दिया गया डच, गलत है। इंग्लिश और फ्रांस की राइवलरी है, यानी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है। और दूसरा हमने देखा इसमें कौन जीतते हैं, इंग्लिश वॉज बैडली डिफीटेड कह दिया गया है, गलत है बिल्कुल। इंग्लिश जो है ये जीतते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बनेगा? अगेन नाइदर वन नोर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेडर्स दिए गए हैं आपको और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री आपको मैच करनी है। पहला क्या है? पोर्टुगीज सूरत, दूसरा डच मसूलीपट्टनम, तीसरा फ्रेंच सूरत और चौथा है डेनिश कैलिकट। तो एक एक करके हम डिस्कस। अच्छा, ये पेयरिंग में मैंने ऑप्शन सेट किया है बिकॉज काफ़ी सारे सवाल पेयरिंग वाले आ रहे हैं, तो इन्हें भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो पोर्टुगीज के बारे में मैंने आपको बताया, पहली फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे खोली गई थी? कालीकट में। दूसरा डच का कह दिया गया मसूलीपट्टनम, तो डेफिनेटली ये डच की मसूलीपट्टनम की बात की जा रही, बिल्कुल सही है। 1605 में जो है ये पहली फैक्ट्री डच के द्वारा मसूलीपट्टनम में ही खोली गई थी। देखिए, अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, बहुत सारे सवाल तो केवल एक स्टेटमेंट से पूछे गए हैं। जैसे अगर हम डच के फैक्ट्रीज की बात करें तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डच की पहली फैक्ट्री कहाँ पर ओपन की गई, तो एक एक स्टेटमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर हम बात करें फ्रेंच की, तो सूरत में क्या ये फैक्ट्री खोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। और चौथा अगर हम देखें डेनिश की, तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं, कालीकट में नहीं, बल्कि ये ट्रांक्वे बार में अपनी पहली फैक्ट्री ओपन करते हैं। तो कितने पैर यहाँ पे सही मैच है? देखिए, ये सीधे सवाल तो नहीं आएंगे पहली फैक्ट्री कहाँ थी, बट इनके जो इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आप पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ध्यान से एनालाइज करें तो बहुत बार जो है इनके फैक्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन तो बने हैं, बट जो इनकी प्रिंसिपल फैक्ट्रीज रही होगी जिन एरियाज में, उनसे भी क्वेश्चन बने हैं। तो वैसे इसका सही जो आंसर है वो ओनली 2 पेयर है, सेकंड थर्ड सही है, बाकी के गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड भटकल फ्रॉम श्री कृष्ण देव राय। तो देखिए, भटकल जो ये प्रेजेंट डे कर्नाटक में है और इसे जो है ये कैप्चर किया गया कृष्णदेव राय जी के साथ में, किसके द्वारा? तो इसका आंसर है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के द्वारा ये कैप्चर किया गया और ये कौन थे? पोर्टुगीज गवर्नर। ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं पोर्टुगीज गवर्नर के बारे में, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को कैप्चर किया था और ये सवाल सिविल सर्विस 2003 में भी पूछा गया और अभी 2022 में भी स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब? 1510 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 2003 वाला सवाल है उसमें ईयर ही दे दिया गया था कि 1499 में कैप्चर किया गया, तो ये बात तो गलत है डेफिनेटली। इसके बाद अगर हम लोग एल्मीरा की बात करें,
ब्रीफ डिस्कशन, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्टुगीज गवर्नर्स के बारे में। तो सबसे पहले कौन होते हैं? अल्मीडा। सबसे फर्स्ट तो अल्मीडा के बारे में आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर पूछा जाएगा तो आंसर आपको टिक करना है अल्मीडा। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, अब ये क्या थी ये हम अलग से पढ़ने नहीं बैठेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है कि समथिंग जो है ये ऑक्यूपाइंग पॉलिसी ही थी कि अब बाकी के जो यूरोपियन पावर्स है उन्हें कैसे एलिमिनेट करना है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी अल्मीडा के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क के बारे में। ये सेकेंड पोर्टुगीज गवर्नर होते हैं और जैसा कि हमने डिस्कस करा कि अल्बुकर्क के द्वारा ही गोवा को कैप्चर किया जाता है 1510 में। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट तो क्वेश्चन में ही है, भटकल जो कि कर्नाटक में प्रेजेंट है, ये कृष्णदेवराय जी से कैप्चर कर लिया जाता है अल्बुकर्क के द्वारा। तीसरा जो गवर्नर है वो है नीनो दा कुन्हा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में ये याद रखनी है कि नीनो डा कुन्हा के टाइम पे ही दीव को पोर्टुगीज के द्वारा हासिल किया गया। किससे? तो उस टाइम पे जो रूलर होते हैं गुजरात के, नाम क्या था? बहादुर शाह। थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं तब आपको लंबे समय तक याद रहेगी। देखिए बहादुर शाह जो है ये गुजरात के रूलर होते हैं। उस टाइम पे जो इमिनेंट डेंजर इनके सामने होता है वो ये कि जहांगीर उस टाइम पे रूलिंग होते हैं और इन्हें खतरा होता है कि कहीं जहांगीर गुजरात पे अटैक ना करे, तो इस वजह से ये पोर्टुगीज से टाई अप करने का प्रयास करते हैं। बट होता ये है कि जहांगीर उस टाइम पे अटैक नहीं करते हैं। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है कि किंग्स को लगता है कि सामने वाले किंग अटैक करेंगे बट अटैकिंग नहीं होती है। तो फिर उस टाइम पे ये है वापस जो है ये कहते हैं कि ड्यू जो है ये हमें दीजिए, बट पोर्टुगीज के साथ इनकी इस बात पे राइवलरी हो जाती है और एट द एंड बहादुर शाह को मार दिया जाता है पोर्टुगीज के द्वारा और इस तरह से ड्यू को कैप्चर कर लिया जाता है। फिलहाल जो इसके आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको बैटल्स दिए गए हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। वांडीवास, बक्सर, अंबूर, प्लासी, या फिर पहले बैटल ऑफ अंबूर होता है फिर प्लासी फिर वांडीवास, बक्सर। तीसरा ऑप्शन है हमारा वांडीवास पहले होता है फिर प्लासी फिर बैटल ऑफ अंबूर, और चौथा है बैटल ऑफ बक्सर, या सबसे एंड में कहा जा रहा है अंबूर फिर बैटल ऑफ बक्सर फिर वांडीवास फिर प्लासी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बी, यानी सबसे पहले बैटल ऑफ अंबूर फिर प्लासी फिर वांडीवास और बक्सर। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अब अगर बैटल ऑफ अंबूर से क्वेश्चन आता है तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी क्योंकि खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑप्शन में ये है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन वॉर्स के बारे में हम इन बैटल्स के बारे में स्टडी कर लें। तो बैटल ऑफ अंबूर की अगर बात करें तो ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर के दौरान होता है। किनके बीच? अच्छा, कार्नेटिक वॉर क्या है, बहुत लोगों को इसी में कन्फ्यूजन होती है। तो ये जो कार्नेटिक रीजन है ना, ये कोरोमंडल तट को कहा गया। कोरोमंडल तट कहाँ पे? प्रेजेंट है तमिलनाडु में। तो ये जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर के दौरान बैटल ऑफ अंबूर हुआ, ये बेसिकली मुजफ्फर जंग, रूलर का नाम है मुजफ्फर जंग, और इसे सपोर्ट किया जाता है डुप्लेक्स के द्वारा। डुप्लेक्स कौन होते हैं? डुप्लेक्स होते हैं फ्रेंच गवर्नर। और इनके साथ ही कौन इसे लीड करते हैं इस वॉर को? तो चंदा साहिब होते हैं। और चंदा साहिब क्यों लीड करते हैं? बिकॉज चंदा साहिब ओवरथ्रो करना चाहते हैं अनवरुद्दीन खान को, जो कि कर्नाटक के नवाब होते हैं। और इसका सपोर्ट किसके साथ होता है? तो नासिर जंग के साथ। अब देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग ये हो गया, आई नो, बट यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, सभी रूलर्स के नाम। बट ये रूलर्स के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि बैटल ऑफ अंबूर कब हुआ? 1749 में। किनके बीच हुआ? तो फ्रेंच के बीच और इंग्लिश के बीच। अब कुछ रूलर्स की राइवलरी जुड़ी हुई थी इनके साथ, तो डेफिनेटली कुछ रूलर्स का सपोर्ट फ्रेंच कर रहे थे और इसके ऑपोजिट जो रूलर थे उनका सपोर्ट इंग्लिश कर रहे थे। नेक्स्ट ईयर कौन सा युद्ध होता है? तो वांडीवास का होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया। वांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 में होता है, 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास। किनके बीच? तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच। फ्रेंच गवर्नर का नाम यहाँ पे याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांडीवास के टाइम पे फ्रेंच गवर्नर कौन होते हैं? तो काउंट डे लेली इनका नाम है। अब हम ईयर वाइज अरेंज कर लें तो बैटल ऑफ अंबूर 1749, बैटल ऑफ प्लासी हमें पता है 1757 में होता है। आप कमेंट करके बताइए किनके बीच होता है, हमने कई बार डिस्कस किया है। बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में, और बैटल ऑफ बक्सर भी हमें पता है 1764 में। इस वजह से सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान सवाल है, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया। कौन से फ्रेंच कमांडर को डिफीट किया जाता है बैटल ऑफ वांडीवास में? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, काउंट डे लेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ प्लेसेस के नाम आपको दिए गए हैं और बताना है कि कौन से फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर्स या टाउनशिप रहे हैं। चंदरनगोर,
मसूलीपट्टनम, कासिम बाजार और कराईकल। ये ऑप्शंस हैं। जो इसका सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, यानी चंद्रनगर, मसूलीपट्टनम, कासिम बाजार, कराईकल, ये चारों ही फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर रह चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंच की, तो ये परमिशन लेते हैं बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कि कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्टेब्लिश हमें करनी है। तो ये परमिशन इन्हें ग्रांट कर दी जाती है। आगे चल के अगर हम देखें तो 1673 में जो गवर्नर होते हैं बीजापुर सुल्तान के अंदर वलाई कोंडापुरम के, इनके द्वारा 1673 में फ्रांसिस मार्टिन को, जो कि मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर होते हैं, एक सेटलमेंट इन्हें भी दे दिया जाता है। इसके बाद पौंडीचेरी में 1674 में स्टेब्लिश होती है और इसी साल फ्रांसिस मार्टिन को रिप्लेस कर दिया जाता है कैरोन के साथ फ्रेंच गवर्नर के रूप में। फ्रेंच कंपनी स्टेब्लिश अपनी फैक्ट्रीज को करती हैं बाकी पार्ट्स में भी। तो इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है? देखिए, ये बातें आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ ये बात याद रखना है कि माहे, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार, ये फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। देखिए, इस वीडियो में क्वेश्चंस के बाद आपको अपनी एग्जैक्ट प्रिपरेशन लेवल समझ में आई होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हमने बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब ये चैप्टर एंड नहीं होता है, कुछ जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम आने वाले वीडियोस में भी कवर करेंगे और इसी तरीके से चैप्टर वाइज डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, अगर आप और कॉन्फिडेंटली इन क्वेश्चंस को मार्क करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिए हमारी। उसमें मैंने आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें पहले पढ़ाई हैं। तो ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया है, इसके बाद ही हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस ओवरऑल बिल्ड हो। इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज आप PDF से ही बार बार रिविजन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।